हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग सोशल ग्रुप के संदर्भ में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपका यूजीसी नेट और झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र के सिलेबस में मेंशन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर सोशल ग्रुप है क्या। देखिए, हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग समाज के अंतर्गत रहते हैं। और समाज के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि किसी ग्रुप का सदस्य ना हो या किसी समूह का सदस्य ना हो। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो अरस्तु महोदय है उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि मनुष्य समाज के अंतर्गत रहकर अपने जीवन की सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं, उसके समाजीकरण, ये सभी कहाँ पे वो कंप्लीट करता है, तो वो ग्रुप में करता है, वो एक समूह के अंतर्गत करता है। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या दो या तीन, दो से अधिक, 4 5 6 लोगों के समूह को क्या समूह बोला जाएगा या सामाजिक समूह बोला जाएगा? तो नहीं, ये दो से अधिक लोगों को सामाजिक समूह नहीं बोला जाएगा। हाँ, उनका एक ग्रुप हो जाएगा कि दो से अधिक लोग एक साथ जगह जमा है तो वो ग्रुप कहलाएगा। लेकिन जब तक वो अंतःक्रिया ना करते हो तो वो सामाजिक समूह के अंतर्गत नहीं कहलाएगा। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र मुख्य रूप से समूह के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो समूह के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करता है। यह दृष्टिकोण यह भी प्रतीत होता है, इसका कारण यह है कि कोई भी समाज संपूर्ण रूप में व्यक्ति के समक्ष नहीं आता, वो तो किसी छोटे छोटे समूह के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे जन्म के बाद एक बच्चा परिवार का ही समाज मान लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो बड़ा होता है तो वो क्या सोचता है, उसका परिवार ही समाज है। लेकिन फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके संपर्क की जो सीमा होती है वो भी विस्तृत होती जाती है। वो स्कूल, कॉलेज, इन सभी से, प्लेग्राउंड, ये सभी चीज़ों से होकर आगे बढ़ता है। इसलिए यह कहा जाता है कि हमारे व्यवहार पर उस समूह की छाप भी पड़ती जाती है जिसके संपर्क में हम रहते हैं। जिस जिस संपर्क में हम आते जाते हैं, हमारा व्यवहार भी जो है वो उसी रूप में ढलते जाता है। हम उसी समूह के सदस्य भी बनते जाते हैं। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आते हैं बोगार्ट्स महोदय। देखिए, परिभाषाएं बहुत सारी हैं, सोशियोलॉजी के अंतर्गत तो परिभाषा बहुत सारी है, तो सबको याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कीवर्ड को याद रखना होगा। आप जब तक कीवर्ड को नहीं याद रखेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़, कोई भी कथन याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कथन आता है या हमारे जो परिभाषा आती है वो है बोगार्ट्स महोदय की। बोगार्ट्स महोदय क्या कह रहे हैं कि समूह के बारे में उन्होंने कहा है कि एक सामाजिक समूह का अर्थ हम व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से लगा सकते हैं जो समान स्वार्थ वाले होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो समान उत्तरदायित्व रखते हैं और समान क्रियाकलाप करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं ये देखिए, मेन इनका फोकस जो है वो क्या है कि वो समान स्वार्थ, समान उत्तरदायित्व, इस चीज की बात करें। हम तो इतना तो जानते हैं ना कि समूह क्या होता है, ये एक व्यक्तियों का संग्रह होता है। ये तो आपको हर एक परिभाषा में देखने को मिलेगी। फिर क्या बोला जा रहा है बोगार्ट्स महोदय जी के द्वारा कि वो क्या रखेंगे, तो समान स्वार्थ रखेंगे, समान उत्तरदायित्व रखेंगे, समान क्रियाकलाप करेंगे। अगर समान बात आ जाए, ठीक है, तो वो किनका हो जाएगा, बोगार्ट्स महोदय जी का होगा। ये कीवर्ड हो गया, इसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है मैकइवर तथा पेज जी का, उनका कहना है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, या फिर आपको पारस्परिक संबंध भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आपको मैंने बताया कि हर एक परिभाषा में आपको सामाजिक समूह के जो परिभाषा है उसमें आपको संग्रह, व्यक्तियों का संग्रह, ये चीज़ तो देखने को मिलेगा। तो इसको आपको पकड़ने का जरूरत नहीं है। इसमें मैकइवर पेज क्या बोल रहे हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, या फिर दिया रहेगा कि पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। जहाँ पे बोगार्ट्स महोदय समान उद्देश्य, समान उत्तरदायित्व की बात करते हैं, वही मैकइवर एवं पेज समान
संबंध की बात कर रहे हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है बुलेट महोदय, उनके अनुसार एक सामाजिक समूह मनुष्यों के उस निश्चित समुदाय को कहते हैं जो अंतर संबंधित भूमिकाओं को अदा करते हैं, जो अपने या दूसरों के द्वारा अंतर किए की इकाई के रूप में स्वीकृत होते हैं। अब क्या बुलेट क्या महोदय क्या बोल रहे हैं कि ये जो समूह के सदस्य होते हैं वो संबंधित होते हैं और भूमिका को अदा कर रहे हैं। ठीक है, बुलेट महोदय क्या कर रहे हैं, भूमिका को अदा कर रहे हैं। बुलेट महोदय क्या कर रहे हैं, भूमिका को अदा कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है हार्टन एवं हंट, उनके अनुसार समूह व्यक्तियों के संग्रह अथवा श्रेणी होती है जिसमें सदस्यता एवं अंतःक्रिया की चेतना है। अंतःक्रिया की चेतना अगर बात आएगा तो ये किनका हो जाएगा, हार्टन एवं हंट महोदय का। ओके, तो ये सब चीज है आपका कीवर्ड को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं वो आ जाएंगे ग्रीन एवं ग्रीन महोदय। इनका कहना है कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी है, जिसके एक या अधिक सामान्य हित एवं क्रियाएं हैं जो संगठित है। ठीक है, उनका क्या कहना है, सामान्य हित एवं क्रियाएं क्या कर रहे हैं, समूह के सदस्य जो है तो व्यक्तियों का संग्रह तो हर एक चीज में आपको देखने को मिलेगा। ये स्थायी की बात कर रहे हैं, जिसके एक या अधिक के सामान्य हित एवं क्रियाएं हैं जो संगठित है। सामान्य हित और क्रियाएं क्या हो जा रही है, संगठित हो जा रही है। ठीक है, तो ये जो कथन है किनका हो जाएगा, ग्रीन महोदय का। नेक्स्ट हमारे थिंकर है कि सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता है और जो एक सामान्य कार्य या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, जो एल्ड्रिच और मैरिज है वो क्या बोल रहे हैं कि सामान्य हित का संचार हो रहा है। कब से होता है, तो एक लंबी अवधि, बस आप लंबी अवधि पकड़ लीजिए ना, सामाजिक समूह के अंतर्गत एक लंबी अवधि, इसको खाली पकड़ लीजिए तो वो किसका हो जाएगा, एल्ड्रिच और मैरिल का। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मैरिल को आप मैरिज बना लीजिए कि मैरिज जो है वो लंबी अवधि तक के लिए रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो हम किसी से शादी नहीं करते हैं ना, तो वो लंबी अवधि के लिए रहता है। तो इस प्रकार से आप उसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है आर्गबन एवं निमकॉफ, इनके अनुसार जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ये इनका कीवर्ड है, तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण में बताया कि मान लीजिए कोई एक रोड है, इसमें एक साइकिल वाला साइकिल चला रहा है, इधर से एक और साइकिल वाला आ रहा है, तो इन दोनों के आपस में टक्कर हो गई। तो टक्कर हो जाने के बाद क्या हुआ, ये लोग अगर आपस में उठ के चले गए तो ये सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी, ये सामाजिक समूह के अंतर्गत अंत्यक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर इनके बीच टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद इधर से एक साइकिल सवार जा रहा है, इधर से एक साइकिल सवार आ रहा है, इन दोनों के बीच आके यहाँ पर टक्कर हो गई, तो होने के बाद अगर ये एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं या फिर झगड़ा करते हैं तो वो फिर आपका सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी, वो एक समूह का फिर निर्माण कर लेगी। जैसे आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो हम लोग बहुत सारे आदमियों को देखते हैं, बहुत सारे पैसेंजर रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन वो तो आपको कोई प्रभावित नहीं कर रहे हैं ना, वो अपना अपना सब काम में व्यस्त है। जिस जगह पे मनुष्य प्रभावित नहीं होता है, अंतःक्रिया भी नहीं होती है, वो समूह नहीं कहलाएगा। वहाँ भी लोग जमा है, वो सिर्फ समूह है, लेकिन सामाजिक समूह नहीं है। आप रेलवे स्टेशन का दृश्य को आप इमेजिन कीजिए, बस स्टैंड का दृश्य को इमेजिन कीजिए, तो वो सिर्फ समूह कहलाएगा, वो सामाजिक समूह के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है वो है टर्नर एवं फिलियन। उनके अनुसार समूह में सदा व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनमें अंतःक्रिया होती रहती है, जिनकी अंतःक्रिया इस भावना से कि वो मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं प्रभावित होते। किसका निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंतःक्रिया जो है मिलकर एक इकाई का निर्माण कर रहे हैं, तो ये किनका हो जाएगा, टर्नर एवं फिलियन महोदय का। नेक्स्ट हमारे थिंकर है कि समूह ऐसे व्यक्तियों का योग है, ठीक है, जो परस्पर संपर्क रहते हैं और जो एक दूसरे को ध्यान रखते हैं एवं जो किसी महत्वपूर्ण सामान्य के बारे में चेतन है। ठीक है, यहाँ पे चेतन का बात आ रहा है, एक दूसरे का ध्यान रखने का बात आ रहा है, तो वो माइकल एस आर्मस्टेड का हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे थिंकर है कि समूह ऐसे मनुष्यों की संख्या है जो समान लक्ष्यों की दिशा में सहमत साधनों का प्रयोग करते हुए निरंतर एवं परिभाषणीय अंतःक्रिया करते हैं। ये किनका कथन हो जाएगा? तो ये बेनेट एवं ट्यूवेन महोदय जी का कथन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो सामाजिक संबंध में, जैसा कि हम लोग पढ़े तो हम लोग क्या देखें कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति का संकलन होता है, मतलब वो जब जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ जो वो पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं और उनके जो उद्देश्य होते हैं वह समान उद्देश्य होते हैं, समान क्रियाएं करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक सामाजिक समूह के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए, इसके अंतर्गत बोला गया है कि जैसे क्रिकेट क्लब हो गया, राजनीतिक दल हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? सामान्य उद्देश्य का पूर्ति कर रहे हैं ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये सब आपके सामाजिक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं सामाजिक समूहों की विशेषताएं। हम लोगों ने जो उपयुक्त परिभाषाएं देखी, तो परिभाषाओं को देखने के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि सामाजिक समूह की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो हमको ये पता चल रहा है कि उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया का होना, एक से अधिक व्यक्तियों का होना, मूर्त संगठन होना। क्योंकि देखिए, समाज के अंतर्गत जो भावनाएं चल रही हैं समूह के अंदर, वो तो हम नहीं देखते, लेकिन हम तो व्यक्ति को देख रहे हैं ना, व्यक्ति को देख पा रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो होगा वो मूर्त हो जाएगा। पारस्परिक जागरूकता या चेतना का होना, एक दूसरे के प्रति जागरूक होना, अर्थात कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ बोल रहा है तो वो उसकी चीज को अगर समझ ले रहा है तो उसका मतलब क्या? वो जागरूक है। समान लक्ष्य का होना, एक सामाजिक मापदंड होना, और उसकी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक सदस्यता होती है। इसमें प्रेशर नहीं दिया जाता है, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के आपको समूह देखने को मिलेंगे, लेकिन हम सभी समूह के सदस्य नहीं होते हैं। हम उन्हीं समूह में जाना चाहते हैं जहाँ के नियम, लक्ष्य आदि हमारे अनुकूलन होते हैं। अपने हित को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार जिस समूह के सदस्यता को ग्रहण करते हैं वो हमारे समूह होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि समूह कैसा होता है? तो ऐच्छिक समूह होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना दूर तक कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। इसमें आप पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो इसमें आपको दिया रहेगा कि आप सामाजिक समूह की जो विशेषताएं, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो आपके 5-6 विशेषता दी रहेंगी कि एक से अधिक व्यक्तियों का होना, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया का होना, मूर्त संगठन, पारस्परिक जागरूकता या चेतना, समान लक्ष्य, समान उद्देश्य, रुचि का होना, एक सामाजिक मापदंड या ऐच्छिक सदस्यता। इनमें से कोई एक आपका दिया हुआ नहीं रहेगा जिसको कि क्या करना है? आपको चूज करके लिखना होगा। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक समूह का वर्गीकरण। तो सामाजिक समूह के वर्गीकरण का कोई एक सर्वमान्य आधार नहीं है। अगर आप लोगों ने आज की क्लास को देख लिया तो फिर सामाजिक समूह आपको कहीं और अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इसमें सारे ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर करके मैं लेकर आई हूँ, और मॉर्निंग क्लास में हम लोग सामाजिक समूह से रिलेटेड MCQ को कवर करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि सामाजिक समूह के वर्गीकरण का कोई एक सर्वमान्य आधार नहीं है। विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से इसके संदर्भ में अलग अलग इसके समूह का वर्गीकरण किया है। किसी ने संख्या तो किसी ने घनिष्ठता के आधार पर सामाजिक समूह को विभाजित किया है। सामाजिक समूह के विभाजन को हम निम्न आधार पर देख सकते हैं। कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में कौन सी बातें की हैं। जैसे देखिए, घनिष्ठता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले आ जाएगा प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो इसका अवधारणा किनके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स हर्टन कूले जी के द्वारा। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में समूहों का वर्गीकरण किया तथा प्राथमिक समूह की उन्होंने अवधारणा दी। तो प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह किनके द्वारा दिया गया है? CH कूले जी के द्वारा। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनमें आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इनमें संबंधों की अवधि लंबी तथा आकार सीमित होता है। किंग्सले डेविस की अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी 1940 में बताया गया है कि प्राथमिक समूह में हम की भावना तथा प्रत्यक्ष संपर्क अर्थात शारीरिक संपर्क होती है। मतलब प्रत्यक्ष संपर्क मतलब क्या हुआ कि हम लोग में आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे परिवार को आप ले सकते हैं। तो ये सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाएंगी। J.C. होमन्स ने अपनी पुस्तक द
ह्यूमन ग्रुप्स 1948 में प्राथमिक समूहों पर विस्तृत कार्य किया है तथा 5 प्रकार के समूह बताए हैं। कूले ने परिवार, पड़ोस तथा मित्र समूह को ही प्राथमिक समूह माना है तथा सामाजिकरण का नर्सरी कहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राथमिक समूह का नर्सरी किसे कहा गया है, तो वो आपका हो जाएगा परिवार, पड़ोस तथा मित्र समूह। इसके अंतर्गत आपका प्लेग्राउंड भी आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो समूह है वो है द्वितीयक समूह। तो द्वितीयक समूह जो है वो प्राथमिक समूह के ठीक विपरीत होगा। इसमें जो समूह के सदस्य होंगे उनमें घनिष्ठता का अभाव देखने को मिलेगा। ये किनके द्वारा दिया गया है, तो चार्ल्स हटन कूले जी के द्वारा दिया गया है। गिडिंग्स महोदय के अनुसार द्वितीयक समूह के जो सदस्य होते हैं वो नियमित रूप से मिलते हैं, लेकिन उनके बीच अवैयक्तिक संबंध पाया जाता है। किंग्सले डेविस ने स्थूल रूप से प्राथमिक समूहों के विपरीत समूहों को द्वितीयक समूह कहा है। फिर टॉनेज महोदय की जो गेसेलसॉफ्ट और गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट किनका है, टॉनेज महोदय का की अवधारणा दी है। इसमें उन्होंने द्वितीयक समूह के नज़दीक है ये अवधारणा दी है। वे सामाजिक समूह जो प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह के बीच की श्रेणी में आते हैं या दोनों की विशेषता रखते हैं, उनको कूले महोदय ने क्या कहा है, अर्ध प्राथमिक समूह भी कहा है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या कहा है, अर्ध प्राथमिक समूह। किसको कहा है कि प्राथमिक तथा द्वितीय समूह के बीच की श्रेणी आती है, उसको अर्ध प्राथमिक समूह कहा गया है। प्राथमिक समूह में संबंध साध्य होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध साधन का कार्य करते हैं तथा आकार में बड़े होते हैं। तो वो था घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। अब है हम की भावना के आधार पर वर्गीकरण। तो हम की भावना के आधार पर जो वर्गीकरण है, इसमें अंतर समूह एवं बाह्य समूह आते हैं। इस प्रकार के समूहों का वर्गीकरण सबसे पहले किनके द्वारा किया गया, तो डब्ल्यू.जी. समनर ने किया अपनी पुस्तक फोकबेज में, जो कि 1907 में आई थी। इस प्रकार के समूहों को उन्होंने हम या मेरा समूह या वे समूह भी कहा है। समनर के अनुसार जो अंतर समूह ऐसा एक मनोवैज्ञानिक समूह है जिसके सदस्य आपस में आत्मीयता तथा अपनेपन की भावना से जुड़े हुए रहते हैं, अपनेपन की भावना को वो महसूस करते हैं। इसमें प्रेम, सहयोग, जो बंधुता है, वो चीज़ की भावना आपको देखने को मिलेगी किसमें, अंतर समूह में। ठीक है, इसमें प्रेम, सहयोग, बंधुता की भावना देखने को मिलती है। बाह्य समूह में वे समूह सम्मिलित होते हैं जो अंतर समूह से बाहर माने जाते हैं। इसमें विरोधी भावना, भय, संदेह, घृणा आदि के भाव होते हैं और इस प्रकार के विभाजन में समूह सापेक्षित होते हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या, आकार नहीं होती है। यह 2 व्यक्तियों से लेकर राष्ट्र भी हो सकते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ नोट करने का है कि गिटनर ने समूह के बाह्य पक्ष तथा आंतरिक पक्षों की भी चर्चा की है। नेक्स्ट जो है सापेक्षित वचन के आधार पर। ठीक है, सापेक्षित वचन के आधार पर जो समूह होता है, सामाजिक समूह, उसको संदर्भ समूह कहा जाता है। संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया, तो हर्बर्ट हाइमन जी के द्वारा किया गया 1942 में। अब उनकी जो पुस्तक थी द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में उन्होंने किया और स्टैटफोर्ड तथा सूचमैन से प्रभावित होकर आर.के. मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1965 में संदर्भ समूह पर व्यापक अध्ययन किया। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह क्या होता है कि जैसे देखिए, मैं परिभाषा नहीं पढ़ती हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि अभी जैसे आप स्टूडेंट लाइफ है, आप अगर कॉलेज में पढ़ते हो तो आप जब अपने प्रोफेसर को देखते हो, अपने टीचर को देखते हो, तो आपको मन होता है ना कि मैं भी उनके जैसा बनूं, उनके जैसा मेरा भी, उनका जो ग्रुप आप देखते हैं, उनका जो आपका रहने का जो स्टाइल रहता है, उनको देखो आप सोचते हैं कि काश मैं भी वैसा हूँ। तो ये जो आपकी सोच है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, तो उसको ही संदर्भ समूह बोला जाता है। इसके बाद क्या बताया गया है कि हो गया मर्टन का संदर्भ समूह वो होता है जिसमें व्यक्ति उस समूह के सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन उस सदस्य के सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, अर्थात अपने आप को सापेक्षित रूप से वंचित महसूस करता है और वो चाहता है कि मैं भी उस ग्रुप का समूह बनूं। और इसमें सैमुअल ए स्टॉफर्ड ने 1950 में द अमेरिकन सोल्जर्स में सापेक्षित वंचना के आधार पर संदर्भ समूह के बारे में बात की थी। ठीक है, संदर्भ समूह का उन्होंने वर्गीकरण किया था, किनके द्वारा किया गया था,
तो हर्बर्ट हाइमन जी के द्वारा उनकी जो कृति थी आर्चिव्स ऑफ साइकोलॉजी 1942 में उन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा को दिया था। और थियोडर न्यूकॉम्ब ने पर्सनैलिटी एंड सोशल चेंज 1943 में इस अवधारणा को प्रयुक्त किया। अमेरिकन समाजशास्त्री सैमुअल स्टॉफर ने द अमेरिकन सोल्जर 1949 में संदर्भ समूह को अपने अध्ययन में प्रयोग किया, जिसके बाद मॉर्टन एवं लेजसफील्ड ने इसे सैद्धांतिक ढांचे के रूप में अपना यूज़ भी किया था। तो आई होप आप लोगों को जो सामाजिक समूह है इसकी विशेषताएं, इसके वर्गीकरण अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। कल के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू को करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। आप इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।